बच्चों एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। अध्याय का नाम है वर्क, एनर्जी, पावर, कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति। तो देखिए ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी आईआईटी, जेई, मेंस, एडवांस और नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है ये इतना? देखिए बहुत सारे प्रश्न केवल इसी का प्रयोग करके, इसमें कुछ सिद्धांत है उनका प्रयोग करके बहुत आसानी से हो जाते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। आपकी कक्षा 12 की भौतिकी हो, वहां पर भी इसमें पढ़ने जो अध्ययन किएंगे हम करेंगे सिद्धांत, वो भी प्रयोग होंगे। तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं ये अध्याय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो तो आपको मैं बता दूं, इस अध्याय के जो सिद्धांत हैं, कंसेप्ट हैं, ये कंसेप्ट से बेटा बहुत यूज होंगे। अगर आपको ये कंसेप्ट अप्लाई करने आते हैं, आप मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी की जो समस्या या प्रॉब्लम है आप बहुत आसानी से कर लोगे। तो याद रखना कि ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझना है। ये चैप्टर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम, और उसके बाद आपकी रोटेशनल डायनेमिक्स, ठीक है, आपकी ये पूरी की पूरी घूर्णन गति जो है आपकी, ये सारे के सारे आप समझ लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सीधा सवाल या फिर किसी सवाल के अंदर इसका प्रयोग करते हुए सवाल बनते हैं, और इससे इतने सवाल बन सकते हैं, इतने सवाल की बताए नहीं जा सकते। आपकी प्रकाशिकी हो, यानी कि मैं बात करूं ऑप्टिक्स की, तो उसमें भी इसका प्रयोग करके सवाल बनाया जा सकता है। आपका अगर मैग्नेटिज्म की बात हो, चुंबकत्व की बात हो, तो उसमें भी इसका प्रयोग करके सवाल बनाया जा सकता है। आपके इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जितना भी है, यानी कि मैं आपकी बात करूं वैद्युत स्थितिकी की भी बात करूं, तो उससे भी सवाल इसमें बनाया जा सकता है। तो कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं। और जैसे कि अब पेपर का ट्रेंड जा रहा है बच्चों, तो अब ज्यादातर क्या कर रहे हैं, मिक्स्ड प्रॉब्लम बनाई जा रही है, यानी कि मैकेनिक्स का एक कंसेप्ट और 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक कंसेप्ट मर्ज किया और एक प्रॉब्लम बना दी। तो बेटा इस तरीके की प्रॉब्लम्स आप तभी अच्छे से कर पाओगे, 12th की भी तभी अच्छे से कर पाओगे जब आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा। तो कुल मिला के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। अच्छा, मेरा आप लोगों से बच्चों सिर्फ एक अनुरोध है, नोट्स बनाएं, मेहनत करें, सवालों को हल करें, पूरी वीडियो देखें। हर एक पॉइंट पर मैं कुछ ना कुछ नया बताऊंगा। अगर आप नहीं देखोगे, कुछ मिस कर जाओगे, तो आपका कंसेप्ट खराब हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, गलत कंसेप्ट पढ़ने से अच्छा है कंसेप्ट मत पढ़ो, क्योंकि गलत चीज को सुधारना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो नोट्स बनाएं, मेहनत से पढ़ें। आगे की बातचीत शुरू करते हैं कि भाई सबसे पहले कार्य को किस तरीके से परिभाषित किया गया है। जो हम दैनिक जीवन में कार्य करते हैं और ये जो कार्य है, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, दोनों ही अलग बातें हैं। तो आइए कार्य की बात जानते हैं कि कार्य क्या है। तो देखिए, मान लीजिए किसी वस्तु पर मैंने बल लगाया बच्चों, F, और इस बल के कारण यदि जिस बिंदु पर बल लगाया है वह बिंदु का विस्थापन हो जाता है, तो हम कहते हैं कि इस बल ने कार्य किया। मान लीजिए इस बिंदु का विस्थापन S वेक्टर हुआ, जो कि हमारा विस्थापन सदिश है। यह हमारा विस्थापन सदिश है S वेक्टर, और F वेक्टर जो है बल लगाया है। यदि किसी वस्तु पर बल लगाया है और उस बल के कारण जिस बिंदु पर बल लगाया है उस बिंदु का विस्थापन हो जा रहा है, तो हम कहते हैं कि इस बल द्वारा कार्य किया गया। अब कार्य कौन सा किया गया? तो बल द्वारा कार्य कुछ इस तरीके से परिभाषित किया गया है कि बल तथा विस्थापन के अदिश गुणन को, बल तथा विस्थापन के अदिश गुणन को अदिश गुणन को कार्य कहते हैं। ये कार्य बेटा इस तरीके से परिभाषित कर दिया गया, कार्य कहते हैं। ये आपका कार्य हो गया, ठीक, बल तथा आपका विस्थापन। तो हमारा हो गया F डॉट एस वेक्टर इज इक्वल टू W। अब देखिए, जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं यहां पर
अब बच्चों देखो, ये हो गया आपका कार्य। कार्य के बारे में अभी और कुछ पढ़ेंगे, इससे पहले कार्य के बारे में जान लेते। तो कार्य देखिए, ये एक अदिश गुणन है ना, आपका डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट से जो भी हमें राशि मिलती है वो है एक अदिश राशि होती है। तो हम बच्चे पा रहे हैं यहाँ पे एक अदिश राशि, तो कार्य एक आपकी अदिश राशि, कार्य एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। कार्य एक अदिश राशि है। ठीक, कार्य का मात्रक, एसआई मात्रक की बात करेंगे। कार्य का एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक जो होता है जूल होता है बच्चों। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। और कार्य का सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक जो होता है वो आपका अर्ग होता है, अर्ग। तो अर्ग, एक अर्ग बराबर 10⁻⁷ जूल होता है। यानी कि आपका अर्ग जो है एक छोटी हम कहें यूनिट है, इकाई है, एक छोटी इकाई है। क्या है अर्ग, क्या है जूल, सारी बातें समझते चलेंगे। किस तरीके से अर्ग से जूल में परिवर्तन, ये विमीय विश्लेषण में भी जाना है हमने। अब देखिए कि एक जूल कितना होता है, एक जूल। तो एक जूल को कैसे परिभाषित किया गया है ये जान लेते हैं। तो एक जूल किसके बराबर होता है? तो यदि हम किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाएं, यदि किसी वस्तु पर हम 1 न्यूटन का बल लगाएं तथा उस बल के द्वारा वस्तु में 1 मीटर का विस्थापन हो, तो ऐसी परिस्थिति में बल द्वारा किया गया कार्य 1 जूल होगा। इस तरीके से 1 जूल को परिभाषित किया गया है। यदि हम किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाएं और वह वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो, तो उस बल द्वारा किया गया कार्य 1 जूल होगा। 1 जूल परिभाषित हो गया बच्चों। अगर मैं बात करूं एक अर्ग को परिभाषित करना है, तो हम किसी वस्तु पर एक डायन, डायन वो वाली डायन मत समझ लेना, एक थी डायन वाली डायन। तो एक डायन बल लगाएं और उसमें 1 सेंटीमीटर का विस्थापन हो। यदि किसी वस्तु पर एक डायन, डायन गलत मत समझो, डायन जो है ये भी एक आपकी बल की यूनिट है, इकाई है। कौन सी वाली? सीजीएस इकाई है। तो एक डायन का बल लगाएं उस वस्तु पर और उसमें 1 सेंटीमीटर का विस्थापन हो, तो हम कहेंगे इस बल द्वारा एक अर्ग कार्य किया गया। तो बेटे ये आपको मैंने सारी बातें परिभाषित कर दी कि एक जूल क्या है, एक अर्ग क्या है, विस्थापन सब। अब वर्क की जो है आपकी विमा क्या होगी, तो विमा, कार्य की विमा देख लेते हैं। कार्य की विमा क्या होगी? तो कार्य W, देखो W बराबर क्या है हमारा बल तथा विस्थापन का गुणन। अब बल जो है mL/t-2 है, विस्थापन है हमारा L, तो ये हो गया mL/t-2। तो जो बल है इसका विमीय जो आपका सूत्र हो गया वो ये हो गया। तो यहां तक की बच्चों सारी बातें बोर्ड पर जितनी लिखी हैं इसको नोट कर लो। इसके बाद हम जानते हैं कि किस तरीके से आपका एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य की गणना की जाती है। तो एक नियत बल क्या है ये भी तो जानना पड़ेगा, तो पहले से नोट कर लीजिए। तो बच्चों देखते हैं किसी नियत बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। तो क्या हेडिंग है? नियत बल द्वारा किया गया कार्य। नियत बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ठीक, अच्छा इंग्लिश में क्या करते हैं? वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स। सबसे पहले आप लोग ये समझे कि ये नियत बल क्या है और परिवर्ती बल यानी कि वेरिएबल फोर्स क्या है। तो आपको मैं बता दूं बच्चों, नियत बल वह बल होता है
आपका जिसका परिमाण तथा दिशा दोनों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो, दिशा दोनों में कोई परिवर्तन ना हो, यह आपका बच्चों नियत बल कहलाएगा। परिवर्तन ना हो या फिर दोनों नियत रहें, या दोनों नियत रहें। अब जैसे कि कुछ उदाहरण देखते हैं, उससे बताइएगा कि कैसा बल है। मान लीजिए मैं कोई बल लिख रहा हूं, F इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप। देखिए इसका भाई परिमाण भी एक नंबर है और ये भी बच्चों एक नंबर है, तो दोनों के दोनों आई कैप जे कैप भी देखिए, तो इसका परिमाण भी नियत है और इसकी दिशा भी नियत रहेगी, तो ये हमारा नियत बल है। अब अगर हम देखें F बराबर लिखते हैं हम बच्चे एक्स आई कैप, जहां पर x जो है x कोऑर्डिनेट है या x स्थिति है, तो देखिए आप जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी वैसे वैसे बल के परिमाण में परिवर्तन होगा, दिशा वही रहेगी x अक्ष की दिशा में, क्योंकि आई कैप आपका वहां उस दिशा का इकाई सदिश है। तो बेटे यहां पर जो है आपका बल जो है ये आपका नियत नहीं रहा, परिवर्ती बल बन गया। अब आप देखिए जैसे और मैं बताता हूं आप लोगों को, बेटे ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए बल आपका कुछ इस तरीके से 2x आई कैप प्लस 3y जे कैप, तो यहां पर बच्चों बल की दिशा और आपका परिमाण भी दोनों भी क्या कर रहा है, बदल रहा है। इसको और अच्छे से कर दूं तो देखिए 3x स्क्वायर जे कैप कर दिया मैंने, तो आप देखें यहाँ पे दिशा में भी परिवर्तन हो रहा है x के बदलने पर, और परिमाण में भी, तो दिशा परिमाण दोनों बदल रहे हैं। तो इसलिए ये बेटे कैसा बल है आपका, ये आपका कैसा बल है, परिवर्ती बल है। ठीक है, तो हमने समझा वेरिएबल यानी कि परिवर्ती और नियत बल क्या होते हैं। नियत बल वह बल जिसकी दिशा तथा परिमाण दोनों में कोई परिवर्तन ना हो। तो बेटे ये हो गया आपके परिवर्ती बल। तो हम देखना चाहते हैं वर्क डन बाय या कांस्टेंट फोर्स। ये कांस्टेंट फोर्स हो क्या, इसे इंग्लिश में कांस्टेंट फोर्स भी बोलते हैं। अब देखो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या होता है बच्चे, ये जानते हैं। तो देखिए मान लीजिए किसी कोई वस्तु है ना, ये वस्तु है बेटे, इस वस्तु के ऊपर F बल लग रहा है, इस वस्तु के इस बिंदु पर F बल लग रहा है, इस बिंदु का विस्थापन हो गया कुछ। मैंने कहा बेटे ये आपका ओरिजिन है, पहले मान लो वस्तु यहां पर थी, एक्स ए पोजीशन पे थी, बाद में इसकी जो वस्तु के इस बिंदु की स्थिति है ये आपकी एक्स बी हो गई है, एक्स बी। तो इसका कुछ विस्थापन हुआ, ये विस्थापन सदिश हो गया एस वेक्टर, और एस वेक्टर क्या लिखेंगे हम, एस वेक्टर हो जाएगा आपका एक्स बी माइनस एक्स, दैट इज डेल्टा, तो हम इसे एस वेक्टर ही रहने देते हैं। ठीक, तो इसका विस्थापन कितना हुआ, ये हुआ इसका विस्थापन बेटे, ये आपका एस वेक्टर हो गया इसका विस्थापन। बल तथा आपके विस्थापन सदिश के बीच में जो कोण है वो थीटा है। अब देखो इसका मैं वेक्टर डायग्राम बना रहा हूं, यहां बना रहा हूं, तो आपका देखिए ऐसे बल है और यहां पर आपका विस्थापन सदिश है। तो ये विस्थापन सदिश है, ये आपका बल है, तो और ये बीच का कोण थीटा है। तो भाई वर्क बराबर हमने पढ़ा था W इज इक्वल टू F डॉट एस वेक्टर एफ एस कॉस थीटा। अच्छा, अब ये एफ एस कॉस थीटा क्या है, क्या और निकलती है इससे इंफॉर्मेशन। देखो अगर मैं क्या करूं, बल के घटक लूं बेटा, तो मैंने बल का घटक लिया विस्थापन की सदिश में, तो इसका मान जो आएगा ये आएगा एफ कॉस थीटा, यानी कि विस्थापन सदिश का परिमाण
तथा बल का वह घटक जो विस्थापन की दिशा में हो उसका परिमाण, दोनों का गुणनफल इस बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगा। देखिए मैं दूसरे मार्कर से आपको फिर से दिखा देता हूं बच्चों। ये है आपका इसका घटक। ये क्या है? बल का घटक विस्थापन की दिशा में। बल का विस्थापन की दिशा में घटक, बल का विस्थापन की दिशा में घटक ये है। तो हम इसको देखिए, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से। देखिए ये बच्चे आपका आ गया एफ कॉस थीटा। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। अच्छा, ये एफ कॉस थीटा कैसे लिख सकते हैं? देखो ध्यान से देखना। बल का विस्थापन की दिशा में घटक, विस्थापन की दिशा में घटक, एक बात हो गई, गुणा विस्थापन। और विस्थापन का क्या? परिमाण। विस्थापन का परिमाण ये आपका बराबर क्या होगा? इस बल द्वारा, इस नियत बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगा। और आगे देखो बेटे, और कैसे समझ सकते हैं इसी चीज को? थोड़ा और समझते हैं। अब मैंने क्या करा ना, बल की दिशा को ऐसे आगे बढ़ाया, ये रही आपकी बल की दिशा। और क्या करा, इस बिंदु से ऐसे जो है इस पर लंब डाला इस दिशा पे, ये रहा लंब। ठीक। अब देखिए मैं विस्थापन का अगर घटक लूं, विस्थापन का घटक बल की दिशा में लूं तो क्या आएगा? विस्थापन का घटक बल की दिशा में, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ये विस्थापन, ये नीले रंग का है, ये है विस्थापन का घटक बल की दिशा में, जैसे लिख रहा हूं मैं एस कॉस थीटा। तो ये आपका ये हो गया। तो देखो इसी समीकरण को समीकरण 1 लिख दे रहा हूं मैं जैसे। तो समीकरण 1 से बेटे क्या समझे? समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं? ये देखिए, ये देखिए, ये आ गया एफ और एस कॉस थीटा। अच्छा, एस कॉस थीटा क्या देखा मैंने? एस कॉस थीटा देखा विस्थापन का बल की दिशा में घटक। तो ये लिख देते हैं भाई इस तरीके से। इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, बल का परिमाण, बल का परिमाण, बल का परिमाण गुणा विस्थापन का बल की दिशा में, बल की दिशा में घटक, बल की दिशा में घटक। इन दोनों का गुणनफल भी बच्चों, इन दोनों का गुणनफल भी क्या होगा? आपके किए गए कार्य के बराबर होगा। ठीक, आसान बातें हैं। अब देखो, अगर मान लो आपको निर्देशांक रूप में, या मैं कहूं आयताकार घटक के रूप में आपको बल दे दिया जाए और साथ ही साथ आपको दे दिया जाए विस्थापन। कैसा मैं बात कर रहा हूं, जरा ध्यान से समझो। मैं कह रहा कि मान लो आपका विस्थापन जो है, विस्थापन सदिश ऐसे कह दिया कि मान लो ये है आपका 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और आपका बल मान लीजिए ऐसे दे दिया, लो i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो बताइए वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का भी पीछे का कंसेप्ट समझ लेते हैं। अभी समझते हैं। पहले आप लोग ये नोट करो, फिर मैं बोर्ड को रब कर देता हूं। नोट करिए फटाक से। अब देखो, मान लो आपको बल इस तरीके से दिया है, बल दिया है एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, इस तरीके से बल दिया है। अच्छा, विस्थापन जो दिया है बच्चों वो इस तरीके से दिया है। अच्छा, डी की जगह इसे एस से ही दिखा देते हैं क्योंकि हमने पहले एस का ही यूज किया है। ये दिया है, मान लो आपको विस्थापन दिया है डेल्टा एक्स आई कैप डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप। अब ये डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड ही क्यों लिया, एक्स वाई जेड क्यों नहीं लिया? डेल्टा एक्स बता रहा है कि एक्स अक्ष में, एक्स अक्ष की दिशा में कितना परिवर्तन हुआ है, यानी कि एक्स अक्ष की दिशा में कितना विस्थापन है, डेल्टा एक्स से पता चलेगा। डेल्टा वाई बता रहा है वाई अक्ष की दिशा में कितना विस्थापन हुआ, और डेल्टा जेड बता रहा है जेड एक्स की दिशा में कितना परिवर्तन हुआ। सब देखेंगे। अच्छा, वर्क बराबर क्या होता है बेटे? वर्क बराबर होता है एफ डॉट एस। एफ है आपका एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप
एफ जेड के कैप डॉट डेल्टा एक्स आई कैप डेल्टा वाई जे कैप डेल्टा जेड के कैप। इसे डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो मैंने बताया आई आई भाई भाई एफ एक्स डेल्टा एक्स, आई का आई के साथ प्रोडक्ट कर दो प्लस वाई का वाई के साथ प्रोडक्ट कर दो प्लस जेड का जेड के साथ प्रोडक्ट कर दो। तो ये जो आपको मिला ये बराबर आ जाएगा वर्क के। अगर भैया किसी को दिक्कत हो रही हो कैसे कर दिया सर, ये क्या जादू टोना कर दिया, तो कुछ नहीं परेशान होने की बात है। प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में सदिश कहीं मैंने पढ़ाया है, सदिश। तो सदिश में आप देखना दो वेक्टरों का अदिश गुणन, तो उसमें सारी बात बताइए कि क्या कैसे करना है। ठीक है, तो आप देखना आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक, तो इसे नोट कर लो बेटे। तो अब इसके ऊपर आधारित मतलब देखिए, मान लीजिए कुछ और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए क्या है कि एक आपकी वस्तु है ना, ये एक आपकी वस्तु बेटे इस तरीके से, ये आपका है, ओहो हो जेड होगा यहाँ पे जेड, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, इसमें ये मूल बिंदु है। कोई नियत बल ने काम किया और वस्तु की पहली प्रारंभिक स्थिति थी एक्स आई, तो एक्स आई आई स्थिति थी, आई के जो निर्देशांक थे एक्स आई वाई आई और आपका आ जाता है जेड आई। ठीक है, और इसके बाद ये फाइनल इसकी यहां आ गई जो कि हो गया एक्स एफ वाई एफ एंड जेड एफ, ये हो गया। तो यहां से कुछ नियत बल के अंदर ये विस्थापित हो गई। तो आपको बताना है कि नियत बल, मान लीजिए ये आपका ये नियत बल है, तो कितना कार्य हुआ। तो इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए W बराबर वर्क बराबर एफ एक्स एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल एफ वाई वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल एफ जेड जेड फाइनल माइनस जेड इनिशियल। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से भी बच्चों लिख सकते हैं और ये आपका आ गया कुल मिला के फॉर्मूला। ठीक है, तो बेटे इसे भी नोट कर ले। अभी हमने नियत बल द्वारा किए गए कार्य के बारे में बहुत कुछ जाना। ठीक, कुछ प्रश्न करेंगे, प्रश्नों से अपने कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो इसे नोट करें। फिर देखते हैं प्रश्न। आओ बच्चों देखें, एक सवाल देखें भाई। तो सवाल क्या है, ध्यान से देखें। एफ वेक्टर मान लो आपका है, एक बल लग रहा है नियत बल आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और विस्थापन जो हो रहा है बच्चों, विस्थापन कुछ इस तरीके से मान लो, विस्थापन सदिश दे दिया आपको 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। तो आपसे पूछा इस बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करें, तो हम सीधा सा सिद्धांत लगाएंगे एफ डॉट डी बल तथा विस्थापन के अदिश गुणन को ही कार्य कहते हैं। तो यहां आ गया आई कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, और ये डॉट आ गया बीच में, और ये हो गया बेटे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और यहां से हमने लिखा बेटे i और i का ये हो गया 2 और 2 और 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो हो गया 6 3 9 2 11, 11 जूल का कार्य हो गया। तो आपका इस बल द्वारा किया गया कार्य हो गया 11 जूल। आसान प्रश्न था, एकदम सीधे सीधे सवाल पूछ लिया गया था, आपने बता दिया। एक और प्रश्न देख लेते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु पर बल लग रहा है आई कैप प्लस 4j कैप, और इस बल के अंतर्गत वस्तु का विस्थापन जो है, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति थी 1,2 और अंतिम स्थिति हो गई 2,1, 2,1 हो गई। तो बताइए बल द्वारा किया गया कार्य। तो सबसे पहले इसकी हमें प्रारंभिक स्थिति के निर्देशांक दे रखे हैं, अंतिम स्थिति के निर्देशांक दे रखे हैं। तो हम प्रारंभिक स्थिति सदिश लिखते हैं आर आई वेक्टर, जो हो गया आपका आई कैप प्लस 2j कैप। अंतिम स्थिति सदिश लिखते हैं जो हो गया आपका 2i कैप प्लस j कैप, और हम निकाल लेते हैं विस्थापन डेल्टा आर, या ऐसे डी वेक्टर से भी दिखा सकते हैं, या एस वेक्टर लिख लेते हैं, सूत्र में हमने वही प्रयोग किया है, तो एस वेक्टर से भी दिखा सकते हैं। तो ये हो गया बच्चे आपका, देखिए 2i कैप माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस का i कैप प्लस 2j कैप
जो कि बराबर हो गया I माइनस जे के। अब देखिए इतना करने की जरूरत नहीं है, आपके स्कूल में अगर प्रश्न आता है तो आप इस प्रकार से हल करें, लेकिन आपको मान लो यही प्रश्न आपके नीट में आ जाए तो ऐसे मत करना। ये देखो, ये तुम्हारी अंतिम स्थिति है, अंतिम स्थिति का x में से प्रारंभिक स्थिति का x घटा दो तो क्या आया 1, आई कैप लगा लिया 1, आई कैप लगा लिया। फिर y में से अंतिम y में से प्रारंभिक y घटा दिया तो -1, तो उसके साथ j लगा लिया, है ना। तो ये हो गया आपका विस्थापन सदिश आई कैप माइनस जे कैप। आपका तो वर्क कार्य बराबर हो गया F डॉट एस। तो F जो है आपका है बच्चे आई कैप प्लस 4j कैप, और S जो है वो है आपका आई कैप माइनस का j कैप। आई कैप और आई कैप का डॉट होता है 1 माइनस का 4 जो कि बराबर माइनस का 3 हो गया। तो वर्क बराबर बच्चों आपका आ गया माइनस का 3 जूल, ऋणात्मक कार्य। तो इस बात से यहाँ पे हम समझे ये भी बच्चों कि कार्य जो है ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, तो ये दो प्रश्न हमने किए जो अब तक पढ़ा था उनके ऊपर आधारित सिद्धांतों पे। ठीक है, तो हम अब कुछ और नए सिद्धांत जानते हैं, तो इसे फटाफट से आप अपनी कॉपी पे नोट कर लें। आओ बच्चों देखते हैं किए गए कार्य की प्रकृति, कि जो भी बल ने कार्य किया है इसकी प्रकृति कैसी है। तो अभी देखा था एक प्रश्न में हमने कि किए गए कार्य जो आया वो आपका ऋणात्मक आ गया। तो इस प्रकार से हम समझे भाई कार्य कितने प्रकार का हो सकता है। तो कार्य आपके 3 प्रकार का हो सकता है। पहला कार्य जो है वो होता है धनात्मक कार्य, तो हमने लिख लिया धनात्मक कार्य। दूसरा आपका जो होता है बेटे ये होता है ऋणात्मक कार्य। ये हो गया ऋणात्मक कार्य। तीसरा आपका होता है शून्य कार्य, यानी कि पॉजिटिव वर्क नेगेटिव वर्क, पॉजिटिव नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। ये 3 प्रकृति में मतलब प्रकृति है कार्य की। अब धनात्मक कार्य कब होगा, देखो पहले कार्य का सूत्र देखो। तो कार्य का सूत्र है W बराबर F डॉट एस, जो कि बराबर हो गया एफ एस कॉस थीटा के। अब F क्या है, F है आपका बल का परिमाण। F क्या है आपका बल का परिमाण। S क्या है आपका, ये विस्थापन का परिमाण है। तो परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं होता बच्चों, किसी भी सदिश का परिमाण ऋणात्मक नहीं होता, या आपका परिमाण ऋणात्मक नहीं होता तो यानी कि कार्य जो है आपका धनात्मक या ऋणात्मक कॉस थीटा के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक, एस भी क्या है आपका, एस विस्थापन का परिमाण है। ठीक है, तो कॉस थीटा को देख लेते हैं। तो बच्चों कॉस थीटा कब धनात्मक होता है, तो कॉस थीटा धनात्मक जब आपका थीटा 0 से बड़ा या उसके बराबर हो तथा 90 से छोटा हो, तो ऐसी परिस्थिति में आपका कॉस थीटा धनात्मक होता है। और कहां से कहां तक जाता है बच्चों, कॉस थीटा जाता है आपका, देखिए कॉस थीटा होता है 1 या उससे छोटा और 0 से बड़ा होता है। तो कुल मिला के कॉस थीटा क्या होता है आपका, धनात्मक होता है। यानी कि अगर आपका ये कार्य सदिश है, माफ कीजिएगा, ये आपका विस्थापन सदिश है बच्चों, ये विस्थापन सदिश है और ये आपका बल सदिश है। इनके बीच में बनने वाला कोण 0 से बड़ा या उसके बराबर हो तथा 90 से छोटा हो, यानी कि यह कोण आपका न्यून कोण हो जाए। तो यानी कि थीटा आपका यदि न्यून कोण हो, थीटा न्यून कोण यानी कि आपका इंग्लिश में बेटे बोलते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल हो। अगर आपका थीटा एक्यूट एंगल हो, न्यून कोण हो, तो वर्क आपका ये कॉस थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। तब उस परिस्थिति में आपका कार्य धनात्मक हो जाएगा। तो हम धनात्मक कार्य की बात कर रहे हैं। तो भाई ये कार्य आपका धनात्मक हो गया। ठीक है, जब थीटा न्यून कोण हो तो आपका कार्य धनात्मक हो जाता है। अब इसको कैसे परिभाषित करें कि किसी कार्य का आप धनात्मक कब होगा, तो देखिए अगर हम बल का घटक देखें तो बल का घटक देखने को मिलता है विस्थापन की सदिश में है
जो कि एफ कॉस थीटा है। तो बल या उसका कोई भी घटक, यदि बल या उसका कोई भी घटक विस्थापन की दिशा में हो तो उस बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, धनात्मक होता है। तो ध्यान से समझिएगा इस बात को बच्चों, कि हमने यहां पर देखा एक परिस्थिति ये भी हो सकती है, मान लीजिए ये आपका बल सदिश है और ये आपका विस्थापन सदिश है। तो इस परिस्थिति में थीटा आपका हो जा रहा है 0 डिग्री। ये आपका बल सदिश है और ये आपका मान लीजिए विस्थापन सदिश है, ये आपका जो है विस्थापन सदिश है। तो इन दोनों के बीच का कोण हो जा रहा है थीटा बराबर 0 डिग्री। तो हम यहां पर ये समझे, यदि बल या उसका कोई भी घटक विस्थापन की दिशा में हो तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। ठीक है बच्चों, तो बल द्वारा किया गया कार्य जो होगा धनात्मक होगा। तो हमने धनात्मक कार्य समझा कि कार्य धनात्मक क्या होता है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं भाई, ये धनात्मक कार्य की हमने बातचीत कर ली। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे, ऋणात्मक कार्य। तो आप इसे नोट करो, फिर मैं इधर ऋणात्मक कार्य बताता हूं। ऋणात्मक कार्य क्या होता है, ऋणात्मक कार्य देखते हैं बच्चों। बच्चों ऋणात्मक कार्य से पहले भाई धनात्मक कार्य का उदाहरण देख लें। तो मान लीजिए कोई पिंड है, ये पिंड है या बॉल ले लो। बॉल जो है गुरुत्व के अधीन नीचे गिर रही है, तो इस पे लगने वाला गुरुत्व बल mg भी नीचे है, तथा इसका मान लीजिए इतनी देर में विस्थापन ही हुआ, तो विस्थापन सदिश भी नीचे की तरफ है। तो आप ध्यान से देखें कि जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में विस्थापन हुआ है। तो इस गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। पॉजिटिव होगा बेटे। तो ये हमने समझा कि कब हमारा जो कार्य है धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो धनात्मक की बात कर ली, अब ऋणात्मक की बात करते हैं इसे रब करके। आओ बच्चों देखते हैं ऋणात्मक कार्य क्या होता है, कब होता है कार्य किसी बल द्वारा ऋणात्मक। तो ऋणात्मक कार्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। ऋणात्मक कार्य को बेटे इंग्लिश में लिखते हैं नेगेटिव वर्क। ये नेगेटिव वर्क हो गया। अब देखो जैसे कि मैंने बताया कि भाई बल का जो सूत्र है एफ एस कॉस थीटा, एफ आपका धनात्मक रहेगा, एस आपका धनात्मक रहेगा, बल भी, बल का क्या परिमाण है एफ, एस विस्थापन का परिमाण है। तो ऋणात्मक होना कॉस थीटा पर निर्भर करता है। अगर कॉस थीटा की बात करें बच्चों, तो कॉस थीटा कब ऋणात्मक होता है, कॉस थीटा बच्चे आपके सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। द्वितीय चतुर्थांश में ये ऋणात्मक होता है, यानी कि मैं कहूं कि आपका जो कोण है 90 से तो बड़ा है किंतु आपका 180 से छोटा या उसके बराबर है, तब आपका जो कॉस थीटा है उसका मान 0 से छोटा तथा -1 के बराबर होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक है। तो ऐसी परिस्थिति में आपका ये जो बल है, तो वो बल जो है उसके द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक आता है बच्चों। ठीक है, तो हमने ये ऋणात्मक को समझ लिया। अब इसका हम देखिए सदिश देखते हैं। तो मान लीजिए विस्थापन आपका इस दिशा में है, ये विस्थापन सदिश है, और ये आपका बल इस दिशा में एफ ऐसे लग रहा है, ये एफ वेक्टर है। इसके बीच में बना हुआ जो कोण है ये थीटा है। तो आपको देखने को मिलेगा अगर मैं इस बल का घटक लूं तो ये घटक एफ कॉस थीटा इस दिशा में हो गया, जो कि विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में है। ठीक, या फिर मैं कहूं भाई बल आपका इस दिशा में लग रहा है और आपका
एस विस्थापन इस दिशा में हुआ है, बल इस दिशा में, तो कुल कोण 180 हो गया। और जब मैंने बताया जब थीटा आपका इसके बीच में हो, यानी कि थीटा कैसा कोण है, थीटा एक अधिक कोण है। तो जब थीटा आपका अधिक कोण होता है, थीटा अधिक कोण होता है, तब आपका बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। होने पर कार्य ऋणात्मक होता है। ठीक है बेटे, तो हमने नेगेटिव वर्क के बारे में जाना। अब देखो कैसे लिख सकते हैं इस बात को कि कार्य ऋणात्मक होता है। बल या उसका कोई भी घटक, बल या उसका कोई भी घटक अगर विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में है, तो उस प्रकार इस बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। लिख लो इस बात को, यदि बल या उसका कोई भी घटक, कोई भी घटक विस्थापन की विपरीत दिशा में हो, विस्थापन की दिशा की विपरीत दिशा में या विस्थापन की विपरीत दिशा में हो, तो बल द्वारा किया गया कार्य, तो उस बल द्वारा, इसको और अच्छे से लिख देते हैं, तो उस बल द्वारा किया गया कार्य बच्चों कैसा होगा बताओ। किया गया कार्य बोलो जल्दी से, अपने यहीं बैठ के बोलो, किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो ये ऋणात्मक कार्य हमने परिभाषित कर दिया। अब जैसे मान लो किसी वस्तु को गुरुत्व के अधीन ऊपर फेंका गया, तो डिस्प्लेसमेंट, भाई वेग इधर है, तो जो विस्थापन भी हुआ, मान लो किसी समय में वस्तु यहां से यहां पहुंची, तो विस्थापन सदिश तो यहां है, लेकिन वस्तु पे जो गुरुत्वीय बल लग रहा है वो नीचे लग रहा है बेटे। ठीक है, देखो उधर ध्यान से। तो इस परिस्थिति में अगर देखें बच्चे, तो जो आपका भार है या गुरुत्व के द्वारा लग रहा बल है वो नीचे की तरफ है mg, और विस्थापन ऊपर की तरफ है, तो हम कह सकते हैं कि भार द्वारा या गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य बच्चों कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो ये बात हमें समझ में आएगी ऋणात्मक काम कब होता है। मान लो आपने क्या करा, किसी वस्तु को ना आपने खुरदुरी सतह पे ऐसे करके फेंक दिया, तो वस्तु इस दिशा में चल रही होगी, वस्तु का वेग इस दिशा में होगा, जिस दिशा में वेग होगा निश्चित तौर पे उसी दिशा में इसका विस्थापन हो रहा होगा। मान लीजिए इतना विस्थापन हुआ, लेकिन घर्षण का बल तो पीछे की तरफ लग रहा होगा। तो आप देखिए विस्थापन और घर्षण एक दूसरे की विपरीत दिशा में, तो इस परिस्थिति में विस्थापन मतलब घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यदि कोई बल बच्चों ऋणात्मक कार्य करता है, तो ऐसी परिस्थिति में उस बल, जो वो बल है, वो जो निकाय है उसकी ऊर्जा में कमी कर रहा होता है। आप देखिए यहाँ पर वस्तु का वेग धीरे धीरे गिरता जाएगा, तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो भी कम होती जाएगी। तो यदि कोई वस्तु, यदि कोई बल किसी निकाय पे ऋणात्मक कार्य करता है, तो उस निकाय की ऊर्जा का क्या होता है, ह्रास होता है, हानि होती है या कमी होती है। अगर बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है, तो उसकी ऊर्जा बढ़ती है। निकाय की ऊर्जा क्या होती है, बल की ऊर्जा नहीं, निकाय की ऊर्जा बच्चों बढ़ती है। अब हम बात करेंगे शून्य कार्य कब होता है, किस परिस्थिति में किसी भी बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, तो ये जानते हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट करें, इसके बाद शून्य कार्य की बात करते हैं। तो बच्चों देखते हैं कि भाई शून्य कार्य कब होगा। किसी बल द्वारा बल लग रहा है लेकिन कार्य शून्य है, तो कैसे शून्य कार्य हो सकता है। तो देखिए वर्क यानी कि कार्य बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, और हम चाहते हैं ये हो जाए शून्य। तो आपका क्या परिस्थिति, या तो बल का परिमाण शून्य हो, पहली परिस्थिति विस्थापन शून्य हो, या कॉस थीटा शून्य हो। मैं एक एक परिस्थिति को पहले डिस्कस कर लेता हूं। तो अगर मैं बात करूं कि आपका पहली परिस्थिति, इसे मैं फर्स्ट कह दे रहा हूं बच्चों केस, इसे सेकंड केस कह दे रहा हूं, और इसे थर्ड केस कह दे रहा हूं। तो हर एक केस का पहले हम कहते हैं कि यदि बल शून्य हो, यदि बल शून्य हो, तो मतलब क्या है, यदि कोई
वस्तु एक समान वेग से चल रही है, यानी कि त्वरण शून्य और त्वरण शून्य, तो निश्चित तौर पर उस पर लग रहा बल शून्य है। तो यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो उस पर किया गया कार्य शून्य होता है। तो ये जानते हैं बच्चों, लिख लेते हैं इस बात को। तो बच्चों यदि वस्तु एक समान वेग से चल रही हो तो उस पर किया गया कार्य, उस पर किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य शून्य होता है। तो एक परिस्थिति मैंने बताई, या फिर आपकी वस्तु स्थिर हो, जैसे कि मान लीजिए आपकी, मैं बात बताता हूं इसको किस तरीके से कहेंगे हम समझते हैं। यदि बल शून्य यानी कि वस्तु एक समान वेग से अगर चल रही हो तो ऐसी परिस्थिति में वस्तु द्वारा किए बल द्वारा किए गए कार्य शून्य होता है। अच्छा ये थोड़ा सा कट गया, मैं इसे सही कर देता हूं। अब देखो बच्चों दूसरी परिस्थिति देखते हैं कि विस्थापन जब शून्य हो, यानी कि विस्थापन आपका शून्य हो। तो मान लीजिए एक वस्तु पे आपने बल लगाया और उसका कुल विस्थापन शून्य रहा, तो ऐसी परिस्थिति में बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, यानी कि S जीरो है। मान लीजिए आपने दीवार को धक्का दिया, दीवार को आपने धक्का दिया, दीवार हिली। अगर आप बाहुबली हो तो हो सकता है हिल जाए, लेकिन वो तो वास्तविकता नहीं है। हो सकता है कुछ लोग हो, लेकिन मैं दीवार अच्छी मजबूत वाली दीवार कह रहा हूँ, ऐसा नहीं क्योंकि सर ईंट की दीवार बना रखी थी, सीमेंट तो लगा ही नहीं था, हमारी तो दीवार हिल गई, नहीं ऐसा नहीं। तो यदि आपने वास्तविकता में किसी दीवार को पुश किया, धकेला, तो दीवार तो नहीं हिलती। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों विस्थापन हो जाता है शून्य, और जब विस्थापन शून्य हो जाता है तो उस बल द्वारा किया गया कार्य भी हो जाता है शून्य। तो एफ एन टू जीरो इंटू कॉस थीटा और दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा शून्य कार्य का एक और उदाहरण हो गया। तो बच्चों जब हम चलते हैं तो पहली बात घर्षण कहाँ लग रहा है, दूसरी बात कि घर्षण की दिशा के साथ साथ घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, दोनों की बात करता हूं मैं। बहुत अच्छा उदाहरण से समझा रहा हूं। तो जब हम चलते हैं बच्चों तो क्या करते हैं, हम अपनी धरती को इधर की तरफ पुश करते हैं, ऐसे करके चलते हैं ना, ऐसे करके ये पुश करते हैं, तो प्रतिक्रिया बल आता है हमारे ऊपर कुछ इस तरीके से। अच्छा इस प्रतिक्रिया बल का जो है आपका कौन सा घटक, जो स्पर्शी घटक है, स्पर्श रेखा की दिशा में समतल के अंदर जो घटक है, ये घटक आपका घर्षण बल कहलाता है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो घर्षण में या न्यूटन के गति के सिद्धांत में आप पढ़ सकते हो। तो ये हो गया घर्षण घटक, और ये आपकी हो गई अवलंब प्रतिक्रिया। तो जब आप चल रहे हैं तो आप पे घर्षण आगे की तरफ लग रहा है, लेकिन बच्चों घर्षण आगे की तरफ लग रहा है और आगे की तरफ चल रहे हो तो घर्षण का किया गया कार्य अगर मैं कहूं कि शून्य है, तो आप कहोगे कि सर विस्थापन आगे हो रहा है, घर्षण आगे लग रहा है, तो कैसे शून्य हो गया। ध्यान से समझिए, जब बच्चे आप लोग पैर धरती पे रखे हुए होते हो तभी आपकी यह क्रिया प्रतिक्रिया बल आ पाएंगे। जिस समय कांटेक्ट खत्म उस समय खत्म। तो ये घर्षण बल तब तक संभव है जब तक आपका धरती पर पैर टिका हुआ है। तो आप क्या करते हो, आप इसे इस समय धकेल रहे हो, तो इस समय आपका जो जब तक घर्षण बल लग रहा है उस परिस्थिति में आपका जो ये पैर है इसका विस्थापन तो शून्य ना। ऐसे करके ऐसे थोड़ी है कि एकदम से आपका चलने लगते हो, इस समय इसका विस्थापन शून्य है। आप ऐसे करके पैर से अपने इसे पुश कर रहे होते हो, ऐसे आपका पैर होता है ना, इसे पुश कर रहे होते हो, तो इस समय आ रहा होता है। जब आपको घर्षण वो आपको बल आगे की तरफ मिल जाता है तब आप अपना पैर उठा के रखते हो। तो कुल मिला के देखें तो घर्षण जब तक लगा तब तक पैर का विस्थापन, तो इस वाले हिस्से का विस्थापन, आपका आगे का शरीर आगे बढ़ रहा है, ऊपर का शरीर, लेकिन पैर की यानी कि चप्पल का विस्थापन जो है शून्य है। इस कारणवश इस परिस्थिति में जो घर्षण बल का कार्य है वो भी शून्य होगा। है ना आसान बात। तो ये बात भी एक महत्वपूर्ण बात है, और ये जो आपके कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स है उसमें एक प्रश्न है, यही प्रश्न इसी तरीके का पूछा है, तो यहां पर मैंने उसकी चर्चा करी है, देखें जरूर।
अब आगे समझते हैं बच्चों की और किस तरीके से आपका कार्य शून्य हो सकता है। तो यदि आपका बल तथा, मैंने बल इधर बना दिया, इसे विस्थापन कहते हैं, विस्थापन तथा बल की दिशा में, बल की दिशा में, विस्थापन की दिशा तथा बल की दिशा में बीच का कोण 90 डिग्री हो। तो अगर ऐसा होगा तो कॉस जो है थीटा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि थीटा क्या है, 90 है। देखिए कब परिस्थिति होती है ऐसी, तो देखिए, तो इस परिस्थिति में कॉस थीटा आपका 0 हो गया, तो वर्क आपका हो गया 0। ठीक है, कॉस थीटा 0 होने की वजह से। यदि आप किसी वस्तु को ऐसे करके लेके जा रहे हो, जैसे कोई आदमी है ना सूटकेस को लेके ऐसे चल रहा है, ऐसे करके सूटकेस पकड़ रखा है, ऐसे चल रहा है, तो उस परिस्थिति में उस पे सूटकेस पे जो उसके द्रव्यमान के कारण, या मैं कहूं पृथ्वी की गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण जो गुरुत्व बल लग रहा है वो नीचे लग रहा है, और लेके वो इस दिशा में गया, तो इनके बीच का जो कोण है वो 90 है। तो इस परिस्थिति में जो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य है वो हो जाता है बच्चों शून्य। तो बच्चों ये देखिए एक उदाहरण हो गया, अब जैसे आपने कुली है, आप कुली नहीं है, मतलब कोई कुली है, अब वो अपने सर पे बोझ रख के, बर्डन रख के आगे चल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में जो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य है वो हो जाता है शून्य। ठीक है, तो अगर कोई कह रहा है कि इतना भारी वजन है, तो कह देना भाई भार से, भार का तो किया गया कार्य शून्य है, तो क्या मतलब है, फिर वो कुली आपको पीट देगा पकड़ के। तो खैर ऐसा नहीं होगा, हम शून्य कार्य के बारे में जाने। ठीक है बच्चों, कि शून्य कार्य क्या होता है, ऋणात्मक कार्य के बारे में जाने। अगर किसी बल द्वारा किया गया कार्य शून्य है, तो वह ना तो निकाय की ऊर्जा में वृद्धि कर रहा है और ना ही निकाय की ऊर्जा को घटा रहा है, या उसमें हानि हो रही है, ह्रास हो रहा है। तो निश्चित तौर पे ऐसी परिस्थिति में जो ऊर्जा है निकाय की उस बल द्वारा परिवर्तित नहीं हो रही है। ठीक है, तो हमने अभी कार्य जाना, हमने एक समान, या हम मैं कहूं आपका नियत बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है ये जाना, उस पर कुछ आधारित प्रश्न देखे, कार्य की प्रकृति देखी कि पॉजिटिव, जीरो, निगेटिव कार्य या वर्क क्या होता है। अब कुछ और बातें करेंगे वो भी नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं, आज के लेक्चर में काफी चीज बात करी है, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम जानेंगे परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, खासतौर पे आईआईटी और नीट के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसे मिस नहीं करना है, पूरी वीडियो देखना और नोट्स बनाना। कहीं कोई भी संशय रहे, कोई दुविधा आए तो जरूर कमेंट में पूछिएगा। अभी मैं चलता हूं, जय हिंद।